विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम औचित्य पूर्णता या वैधता का अध्ययन करेंगे। वैधता का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द लेजिटिमेसी है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से हुई है एवं मध्यकाल में इसे लेजिटिमास और आंग्ल भाषा में लॉफुल अर्थात वैधानिक कहा गया है। इस शब्द का बीजारोपण प्लेटो के न्याय सिद्धांत में हो चुका था। इसके बाद अरस्तु ने कानून सम्मत शासन के रूप में इस अवधारणा का चित्रण किया। सिसरो ने लेजिटिमस शब्द का प्रयोग विधि द्वारा गठित शक्तियों या न्यायाधीशों के लिए किया। लॉक ने सहमति और समझौते की धारणा के माध्यम से इस विचार को दृढ़ किया। आधुनिक युग में इसका पहली बार प्रयोग मैक्स वेबर द्वारा किया गया। उसके अनुसार औचित्य पूर्णता विश्वास पर आधारित होती है और राजनीतिक व्यवस्था के लिए आज्ञा पालन की स्थिति प्राप्त होती है। मैक्स वेबर ने औचित्य पूर्णता के 3 आधार बताए हैं: परंपरागत आधार, बौद्धिक या कानूनी आधार और करिश्मात्मक आधार। कार्ल स्कीमर ने लोकतांत्रिक औचित्य पूर्णता की समस्या पर विचार किया है और उसने इसके 2 आधार बताए हैं: बहुमत अर्थात सत्ता दल, अल्पमत अर्थात विरोधी दल। अब है औचित्य पूर्णता का अर्थ और परिभाषा। औचित्य पूर्णता एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को यह विश्वास होता है कि सत्ताधारक की सत्ता और उसका प्रयोग सामान्य स्वीकृत नियमों और क्रियाविधियों पर आधारित है। अर्थात सत्ताधारी को शासन करने का अधिकार होता है और शासितों द्वारा इस अधिकार को स्वीकार किया जाता है। अर्थात किसी सत्ताधारी की सत्ता को या उसके शासन को जनता द्वारा प्राप्त स्वीकृति ही औचित्य पूर्णता या वैधता है। अब वैधता या औचित्य पूर्णता की परिभाषाएं। एस.एफ. लिप्सेट के अनुसार औचित्य पूर्णता का अभिप्राय व्यवस्था की उस योग्यता या क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और बनाए रखा जाता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं समाज हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। जीन ब्रॉन्टेल के अनुसार औचित्य पूर्णता से अभिप्राय वह सीमा है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को जिससे वे संबंधित है बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक रूप से ही स्वीकार करते हैं। सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना विशाल होगा उस संगठन का उतना ही औचित्य होगा। अर्थात स्वाभाविक सहमति औचित्य पूर्णता या वैधता कहलाती है। उपयुक्त परिभाषाओं से ये स्पष्ट है कि औचित्य पूर्णता या वैधता का अर्थ लोगों की उस सहमति या स्वीकृति से है जो वे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देते हैं। साधारण अर्थों में औचित्य पूर्णता भय या प्रलोभन के आधार पर प्राप्त की गई लोगों की स्वीकृति नहीं, अपितु उनके विश्वासों और मूल्यों पर आधारित उनकी स्वैच्छिक स्वीकृति है। अब है औचित्य पूर्णता के प्रकार। स्टर्न बर्नर के अनुसार औचित्य पूर्णता के 2 प्रकार हैं: देवी औचित्य पूर्णता और नागरिक औचित्य पूर्णता। अब है देवी औचित्य पूर्णता। इस प्रकार की औचित्य पूर्णता राजतंत्र में देखने को मिलती है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में देवी उत्पत्ति के सिद्धांतों, प्राचीन मिस्र में देवी तुल्य सम्राटों, ईसाई जगत में ईश्वर पुत्र की धारणा इसी का उदाहरण है। अब है नागरिक औचित्य पूर्णता। इस तरह की औचित्य पूर्णता संगठनात्मक व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था में देखने को मिलती है। इसमें विभिन्न स्वायत्त शासी इकाइयां एक समझौते के द्वारा शासन का संचालन करती है। मैक्स वेबर के अनुसार औचित्य पूर्णता के 3 प्रकार हैं: परंपरागत औचित्य पूर्णता, बौद्धिक या कानूनी औचित्य पूर्णता और करिश्मात्मक औचित्य पूर्णता। अब औचित्य पूर्णता की विशेषताएं। किसी व्यवस्था का औचित्य उससे संबंधित लोगों के मूल्यों पर निर्भर करता है। अर्थात किसी भी व्यवस्था को वैधता या औचित्य पूर्णता तभी प्राप्त होगी जबकि वह देश की सर्वमान्य जनता के मूल्यों और विश्वासों पर आधारित हो। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि औचित्य पूर्णता लोगों के मूल्यों और विश्वासों पर आधारित सत्ता को ही प्राप्त हो सकती है। अर्थात ऐसी सत्ता
जो लोगों के मूल्यों पर आधारित हो, उसके विश्वासों पर आधारित हो, वैध या औचित्यपूर्ण कहलाएगी। दूसरा है वैधता शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है। शक्ति को सत्ता की स्थिति तभी प्राप्त होती है जबकि उसने जनसाधारण की दृष्टि में वैधता अर्थात स्वीकृति प्राप्त कर ली हो। यदि शक्ति लोगों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती तो उसे सत्ता नहीं कहा जा सकता। अर्थात वैधता ऐसा गुण है जो शक्ति को सत्ता में परिणत करता है। विद्यार्थियों, आपने शक्ति और सत्ता दोनों का अध्ययन कर लिया है, तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि शक्ति सत्ता कब बनती है। अर्थात शक्ति को सत्ता बनने के लिए स्वीकृति आवश्यक है, अर्थात वैधता आवश्यक है। शक्ति को जब लोग स्वीकार कर लेते हैं तो वह सत्ता बन जाती है। तीसरी विशेषता है वैधता की धारणा में एक विशेष विश्वास उत्पन्न करने की क्षमता सम्मिलित होती है। किसी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के लोग अपने विश्वासों के आधार पर उसे कितना वैध समझते हैं। अर्थात वैधता राजनीतिक व्यवस्था की वह क्षमता है जिसके आधार पर वह लोगों में अपने प्रति यह विश्वास उत्पन्न कर उसे बनाए रखती है कि यह व्यवस्था उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अर्थात किसी भी संगठन या व्यवस्था की वह क्षमता जिसके आधार पर वह लोगों में न केवल विश्वास उत्पन्न करे बल्कि उसको बनाए रखे कि वह उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगली जो विशेषता वह है औचित्यपूर्णता या वैधता की धारणा के साथ प्रभावकता की धारणा संबद्ध है। अर्थात किसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता या उसकी वैधता उसकी प्रभावकता पर निर्भर करती है। अर्थात किसी व्यवस्था को वैधता तभी प्राप्त होगी जबकि उसके द्वारा प्रभावशाली कार्य कर जनता को प्रभावित किया जाए। अर्थात जब तक कोई भी संस्था या कोई भी संगठन जनता को प्रभावित करने वाले कार्य नहीं करेगा तब तक उसे स्वीकृति या वैधता या औचित्यपूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। अगली जो विशेषता है पांचवी वह है वैधता विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होती है। किसी व्यवस्था की वैधता कुछ विशेष व्यक्तियों की सहमति पर आधारित न होकर विशाल सामाजिक सहमति पर निर्भर करती है। अर्थात विशाल जन समुदाय अपनी विवेकशीलता और विश्वास के आधार पर उसे सहमति प्रदान करे। अर्थात कुछ लोगों से प्राप्त सहमति को हम वैधता नहीं कह सकते, विशाल जन समुदाय द्वारा प्राप्त सहमति ही वैधता कहलाती है। अब है वैधता या औचित्यपूर्णता के संकट। अर्थात ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें वैधता या औचित्यपूर्णता के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाता है, अर्थात किसी सरकार या संगठन को स्वीकृति मिलने में दिक्कतें आती है या मुश्किलें आती है। इससे आशय है कि व्यवहार में अनेक बार व्यवस्था या वैधता या औचित्यपूर्णता के समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में परिवर्तन होते रहते हैं और जब राजनीतिक व्यवस्था उन परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पाती तो उसकी वैधता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी कौन सी जो परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से किसी वैधता को संकट की स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो उसमें पहली है नवीन अवस्थाएं। समय की गति के साथ नवीन विचार, नवीन धारणाएं, नवीन ढांचे उत्पन्न होते हैं तथा अनेक प्रकार की अवधारणाएं उत्पन्न होती है। इस स्थिति में राजनीतिक व्यवस्था में उसके अनुरूप परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। यदि व्यवस्था समय की मांग के अनुरूप अपने आप को बदल लेती है तो उसकी वैधता बनी रहती है, अन्यथा उसकी वैधता के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। जैसे इंग्लैंड और फ्रांस की जो क्रांति हुई उसके समय वहां की वैधता को संकट उत्पन्न हुआ। दूसरी जो परिस्थिति वह है प्रमुख परंपरागत संस्थाओं या समूहों के लिए अस्तित्व का संकट। अनेक बार नवीन संस्थाओं या समूह के आने से प्राचीन संस्थाओं व समूह की स्थिति संकट में पड़ जाती है। यदि परंपरागत संस्थाएं शक्तिशाली होती है तब नवीन परिवर्तनों को नहीं अपनाने के लिए व्यवस्था पर दबाव बनाती है। अतः ऐसी स्थिति में उसकी वैधता पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। जैसे ईरान को आधुनिकता के मार्ग में बढ़ाने का वहां के धर्म संगठनों द्वारा विरोध। अर्थात जब परंपरागत संगठन है उसके अनुरूप कोई व्यवस्था नहीं चलती तो वह इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं और उसको स्वीकार करना बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी किसी व्यवस्था के समक्ष संकट उत्पन्न हो सकता है।
तीसरी जो परिस्थिति है जिसमें व्यवस्था के समक्ष संकट उत्पन्न हो सकता है वह है नवीन संगठनों या समूहों के राजनीति में प्रवेश से उत्पन्न समस्या। समय की गति के साथ समाज में अनेक नवीन वर्गों का उदय होता है जो राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने की इच्छा और आकांक्षा रखते हैं, लेकिन राजनीति से जुड़ा परंपरागत वर्ग उनके प्रवेश को लेकर बाधा उत्पन्न करता है और जब इन वर्गों को रोका जाता है तो ये विरोध की स्थिति में आ जाते हैं, जिससे वैधता के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है। जैसे युवा वर्ग, मजदूर वर्ग, महिला वर्ग, अर्थात जो ये नए वर्ग है अगर राजनीति में प्रवेश लेना चाहते हैं और लोग इसके बीच में दिक्कतें खड़ी करते हैं या परंपरागत जो राजनीति करने वाले समूह हैं वह इनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं तो भी व्यवस्था के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाता है। अब व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आशाएं और आकांक्षाएं, जब परिवर्तित परिस्थितियों के कारण नवीन राजनीतिक व्यवस्थाएं अस्तित्व में आती है तो जनता उनसे बहुत अधिक आशाएं और आकांक्षाएं रखने लग जाती है। जब व्यवस्था इन आकांक्षाओं और आशाओं पर खरी नहीं उतरती तो भी वैधता के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जनता किसी भी व्यवस्था से बहुत ज्यादा आशाएं और आकांक्षाएं रखने लग जाती है, लेकिन प्रत्येक व्यवस्था को अपनी सीमा में रहकर कार्य करना पड़ता है, उसके आर्थिक संसाधन उसकी वैधानिक सीमा में रहकर कार्य करना पड़ता है। और अगर कभी ऐसा होता है कि व्यवस्था जनता के अनुरूप कार्य नहीं कर पाती है तो उस जनता उसका विरोध करती है और ऐसी स्थिति में उसके समक्ष संकट उत्पन्न हो सकता है। अगला है प्रभावकता का प्रभाव। जब राजनीतिज्ञ जनता के बीच अपने प्रभाव को खो देते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके दावों के मुताबिक कार्य नहीं करते, जनता के अनुरूप कार्य नहीं करते तो जनता उसको स्वीकार करना बंद कर देती है, उसकी सत्ता को स्वीकार करना बंद कर देती है। तो ऐसी स्थिति में भी व्यवस्था के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाते हैं। अब व्यवस्था को बनाए रखने या स्थिर रखने के उपाय क्या क्या ऐसे उपाय है जिसके माध्यम से किसी भी व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है या किसी भी संगठन की वैधता को बनाए रखा जा सकता है। पहला है नवीन परिस्थितियों के अनुरूप राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता उसी स्थिति में बनी रह सकती है जबकि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाले। अर्थात जैसे जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां बदले वैसे वैसे राजनीतिक व्यवस्था भी अपने आप को ढाले, बदल ले तो उसकी वैधता बनी रह सकती है। दूसरा है परंपराओं की रक्षा। प्रत्येक देश की कुछ स्थापित परंपराएं होती है, अतः राजनीतिक व्यवस्था को चाहिए कि वह उन परंपराओं की पवित्रता को भंग न करे और अपने आप को इसके अनुरूप ढाल ले। अर्थात किसी भी राष्ट्र की जो परंपराएं जिससे जनता का जो विश्वास है या उसके आस्था है वो जुड़ी हुई होती है, उन परंपराओं को भंग करने की कोशिश कोई भी व्यवस्था न करे या कोई भी संस्था नहीं करे और सत्ताधारी को चाहिए कि उन परंपराओं की रक्षा करे, उसी स्थिति में अपनी वैधता को बनाए रख सकता है। तीसरा है वैधानिक व्यवस्था की रक्षा। कोई भी व्यक्ति या सरकार जिस कानून के आधार पर सत्ता प्राप्त करता है उसे उसका उल्लंघन नहीं करके उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वे विधियां व्यक्तियों के मूल्यों और विश्वासों पर आधारित होती है। अर्थात जब सत्ताधारी ही कानून तोड़ने लग जाए तो ऐसी स्थिति में जनता उसका विरोध करेगी और उसके समक्ष संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए सत्ताधारी को न केवल कानून की पालना करनी चाहिए बल्कि उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए अगर उसको व्यवस्था की वैधता को स्थायी बनाए रखना है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत चमत्कारिक गुणों द्वारा। सत्ताधारी को अपनी वैधता बनाए रखने के लिए चमत्कारिक गुणों प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि उसके चमत्कारिक गुण वह नेतृत्व जनता में उनके प्रति सम्मोहन बनाए रखने में सहायक होते हैं। अर्थात एक सत्ताधारी को नवीन गुणों को धारण करके, चमत्कारिक गुणों को धारण करके, प्रभाव उत्पन्न करने वाले गुणों को धारण करके, अपने व्यक्तित्व में सुधार करके, जनता को प्रभावित करके, जनता में अपना प्रभाव छोड़ करके भी अपनी व्यवस्था को या व्यवस्था की वैधता को स्थिर बनाए रखा जा सकता है। फिर प्रभाव द्वारा। सत्ता की वैधता की स्थिरता के लिए यह भी आवश्यक है कि सत्ताधारी को जनता में अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहिए। इस हेतु उसे नागरिकों के जीवन, संपत्ति और हितों की रक्षा और वृद्धि करनी चाहिए। अर्थात एक सत्ताधारी को चाहिए कि वह जनता में निरंतर अपने प्रभाव को बढ़ाए,
जैसे जैसे प्रभाव बढ़ेगा वैधता भी उतनी ही स्थिर होगी, और जैसे जैसे जनता में विश्वास एक सत्ताधारी का घटेगा वैसे वैसे उसकी वैधता भी कम होती चली जाएगी। इसलिए प्रभाव को बनाए रखना भी वैधता की सुरक्षा या स्थिरता के लिए जरूरी है। और जो लास्ट है इसका वह है लोकतांत्रिक ढांचे में राजनीतिक संस्थाओं को सशस्त्र सेनाओं से पृथक रखना। लोकतांत्रिक ढांचे में सरकार की वैधता बनाए रखने के लिए जनता की प्रतिनिधि सत्ता अर्थात नागरिक सत्ता को सर्वोच्चता प्रदान होनी चाहिए। सैनिक सत्ता को उसके अधीन या उससे पृथक होना चाहिए, अन्यथा सैनिक शासन स्थापित होने का खतरा बना रहता है। अर्थात सेना है वह हमेशा नागरिक सत्ता या जो प्रतिनिधि सत्ता है सरकार है उसके अधीन ही होनी चाहिए। जब जब सेना को ज्यादा पावरफुल बनाया गया तब तक देशों में तख्ते पलट हुए हैं। अतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सैनिक सत्ता नागरिक सत्ता के अधीन रहे। इस प्रकार उपयुक्त उपायों से सत्ता की वैधता बनाए रखी जा सकती है। तो